नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप क्रिएटर थिंकर 0.2 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन होगा वह है 1857 की क्रांति का कारण। हम लोग दोस्तों इससे पहले एक सेशन हो चुका है, उसमें यानी कि स्टार्ट जो किए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उस राष्ट्रीय आंदोलन में आज हम पढ़ेंगे कि क्या कारण होता है कि 1857 की क्रांति होती है और वह क्रांति भारत की राष्ट्रीय क्रांति के रूप में जानी जाती है। और इस क्रांति के आधार पे भारत में कैसे राष्ट्रवाद का उदय होता है। दोस्तों, 1857 की जो क्रांति होती है उस क्रांति में होने के कारण 5 से 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है सामाजिक कारण, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन इस क्रांति का 1857 की क्रांति का होने का सामाजिक कारण, जिसकी वजह से राष्ट्रीय यानी ये क्रांति होती है। धार्मिक कारण, जिसकी वजह से ये 1857 की क्रांति होती है। आर्थिक कारण, जिसकी वजह से यह क्रांति प्रारंभ होती है। शैक्षिक कारण, सैनिक कारण और राजनीतिक कारण। ये महत्वपूर्ण 6 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से 1857 की क्रांति होती है। दोस्तों, पहले है सामाजिक कारण। भारत में सामाजिकरण क्या था? तो सामाजिकरण मुख्यतः कुछ बिंदु हैं। जैसे क्या होता था कि अंग्रेज अपने सफेद चमड़ी पर बहुत गर्व करते थे और वे भारतीयों को काली चमड़ी वाला कहकर पुकारते थे। ऐसे अपने आप को यूं मस्त गोरा चिकड़ा समझ के और दूसरे का करियावा समझ के एक कलुआ है, हाँ, ऐसा वो लोग मानते थे। और वो लोग अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ और श्रेष्ठ समझते थे और दूसरे भी भारतीयों को, जो यहाँ के मूल निवासी, इनको काला समझ के इनको बहुत ही समाज से या हर जगह से उन्हें बहुत दूर रखते थे। अंग्रेजों के द्वारा भारत में रेल टिकट, रेल हो गया, डाक तार हो गया कि क्षेत्र के लिए कार्यों को ईसाई धर्म प्रचारकों में इन्होंने धर्म प्रचार का माध्यम बनाया। यानी कि रेल हो गया, डाक तार हो गया या अन्य समाचार माध्यम हो गए, उसमें ईसाई धर्म की प्रचार करवाई, ईसाई धर्म को काफी बढ़ाया। लेकिन भारत में जितने भी धर्म थे उन धर्मों को काफी पीछे छोड़ा। और क्या होता है कि भारत में बहुत पुरानी परंपरा थी, एक सामाजिक पद्धति थी, गंगादान प्रथा। अंग्रेजों ने 1835 में गंगादान प्रथा पर रोक लगा दी। दोस्तों, ये गंगादान प्रथा क्या था? तो जो दलित या शूद्र वर्ग था वर्ण व्यवस्था में, उस वर्ण व्यवस्था में दलित और शूद्र वर्ग का जो महिला थी, उसके अगर जो पहला पुत्र जिससे उत्पन्न होता था उस महिला से, तो उसे अपने पहले पुत्र को गंगा में दान करना होता था, जिसके माध्यम से वो माना जाता था कि अगर आप गंगा में अपने बच्चों को दान करते हैं तो आपकी पीढ़ी और आने वाले जितने भी संतान होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। ये बनाई गई थी वर्ण व्यवस्थाओं में। यानी कि जो ब्राह्मण या क्षत्रिय थे, तो ब्राह्मण का कहना था कि अगर गंगा में अपने बच्चों को दान करेंगे तो आप की जो परिवार होगा वो आगे बहुत कुशल होगा। लेकिन मात्र वर्ण व्यवस्था में सिर्फ दलित या शूद्र वर्ग के ही महिलाओं के बच्चों को ही, और भी प्रथम बच्चा, उनको लगता था कि जिस प्रकार से आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता में आके और धीरे धीरे पूरे भारत में कब्जा कर लिया, अगर इनकी बच्चों को हम इस प्रकार से नदियों में नहीं बहाएंगे, इनकी डेथ नहीं होगी, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये अपने राष्ट्र को या अपनी जमीन को, अपने हर एक चीज को कब्जे में ले ले। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे होते होते ये बन गई प्रथा, जिसे बोला गया गंगादान प्रथा। अंग्रेजों ने 1835 में इसे बंद करवा दिया, जिससे ब्राह्मण या क्षत्रिय वर्ग इनसे काफी ज्यादा दुखी हुए, इनके विरोध में थे, इस प्रक्रिया में दूसरा होता है अंग्रेजों ने इस प्रथा पर रोक लगाते हुए। अगला सामाजिक पद्धति में सती प्रथा। अब सती प्रथा में क्या था दोस्तों? सती प्रथा का जो अंत होता है 1829 में होता है, लाल डलहौजी की मदद से और राजा राम के काफी प्रयासों से। राजा राम मोहन राय के राजा की उपाधि मोहन राय को किसने दी? तो दी वह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को
राजा की उपाधि देता है। क्यों देता है? क्योंकि अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़वाने का काम जो करता है वो राम मोहन राय करते हैं, इसलिए इनका जो उपाधि देता है राजा की उपाधि देता है, और इसलिए राजा यानी राम मोहन राय राजा के नाम से पुकारे जाने लगते हैं, राजा राम मोहन राय। ये अथक प्रयास से क्या होता है कि ये सती प्रथा बंद होता है, और किसके प्रयास से? तो लॉर्ड डलहौजी की प्रयास से, मदद से। इसमें भी यानी कि जो वर्ण व्यवस्था में जो सबसे अग्रणी वर्ण व्यवस्था थी, क्षत्रिय या ब्राह्मण, वो भी अब अंग्रेजों के काफी कट्टर बन जाते हैं, काफी विपक्ष में हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि अगर इस प्रकार से ये सारी प्रक्रियाओं को बंद करते चले जाएंगे तो आने वाले समय में हमारी जो दशा यानी कि जो हमारा प्रभुत्व था वो प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। इसी कड़ी में ये क्या करते हैं कि 1792 में अंग्रेज शूद्र वर्ग को 11% संपत्ति रखने का अधिकार दे देता है। संपत्ति रखने का अधिकार दे देता है। वह आज से पहली शताब्दी की बात करें, जब से आर्य भारत में प्रविष्ट किए तब से लेकर अब तक, उस समय तक 1793 तक कोई भी दलित वर्ग या शूद्र वर्ग के पास में किसी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं था। ना तो शिक्षा का था, ना तो सामाजिक में एक समानता का था, और ना ही संपत्ति में था, ना ही वेदों या संस्कृत को पढ़ने में था। यानी कि वो हर एक सुख सुविधाओं से वो वंचित रहते थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि अंग्रेजों ने 1792 में दलितों को यानी शूद्र वर्ग को 11% संपत्ति रखने का अधिकार दिया। यहाँ जो यानी कि जमींदारी जो व्यवस्था 1793 में चली, उससे पहले जो क्षत्रिय वर्ग थे काफी अंग्रेजों से काफी दुखी थे, वहीं ब्राह्मण वर्ग तो काफी ज्यादा इसके पीछे था, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुई कि द्वेष उत्पन्न होने लगे लोगों में ब्राह्मणों के प्रति। तो इस प्रकार से पहले बनता है क्या? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण से क्या होता है? लोगों में कुछ वर्ग को तो अच्छा होता है, खुश होते हैं और अंग्रेजों के पक्ष में होते हैं, लेकिन अधिकांश जो वर्ग हैं वो प्रायः अंग्रेजों के विरोध में खड़े उतरे। दूसरा दोस्तों, 1857 की क्रांति होने का वह है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या था दोस्तों कि कहने को तो सिर्फ यह था कि अंग्रेज किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते थे, परंतु ऐसा नहीं है। ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार कराने की छूट दी। ईसाई मशीनरियों को, किसको? ईसाई मशीनरियों को धर्म प्रचार कराने की छूट दी। परंतु वहीं भारत में जो भी धर्म थे, चाहे वह हिंदू धर्म था, चाहे वह इस्लाम या बौद्ध है या जैन, इनको धर्म प्रचार करने की छूट बिल्कुल नहीं थी। इसलिए यहां पर क्या होता है? धर्म के आधार पे अंग्रेजों के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। वही ईसाई मशीनरियों को प्रचार कराने के लिए, अपने धर्म को प्रचार कराने के लिए सब प्रकार के विशेषाधिकार और छूट दिए गए, लेकिन वही भारत के धर्मों को छूट नहीं दिया गया, प्रतिबंध लगाया गया। 1850 में डलहौजी के धार्मिक नियोक्ता के अधिनियम के पास होने पर धर्म परिवर्तन पर बहुत विपत्ति उत्पन्न होती है। उसमें कहा होता है कि पुत्र को पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। पुत्र, अब ध्यान से देख लीजिए, 1850 मैंने अभी बताया एक चीज, 1829 और 1829 में क्या होता है कि सती प्रथा पर रोक लगाई जाती है। वो सती प्रथा जो काफी वर्षों से चली आती है। प्रथा मतलब यानी कि जो आज से कई शताब्दियों से पूर्व कोई अगर क्रिया चली आ रही है, वह क्रिया कहलाएगी प्रथा। और यह प्रथा बनी थी कि अगर कोई बच्ची है, पहले जो शादी होती थी वो कम उम्र में ही हो जाती थी, बच्ची को पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, उसी समय उसकी शादी हो जाती थी। दुर्भाग्यवश अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उस बच्ची को उसके साथ में दफना दिया जाता था या उसको जला दिया जाता था।
उसकी चिता में, यानी कि उस व्यक्ति की चिता में। इस क्रिया को बोलते हैं सती प्रथा। इस पर राजा राम मोहन राय जी का अथक प्रयास से, डलहौजी जी की मदद से अधिनियम बनाया गया, सती प्रथा एक्ट आया और सती प्रथा एक्ट को समाप्त कर, यानी कि सती प्रथा प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। इससे दुखी थे 1875 यानी 50 में डलहौजी, वही डलहौजी डलहौजी के द्वारा धार्मिक निरोधा अधिनियम लाया गया। धार्मिक डलहौजी के द्वारा धार्मिक नियोगिता अधिनियम लाया गया। और इस अधिनियम में था क्या दोस्तों? तो इस अधिनियम में था, अर्थात धर्म परिवर्तन पर पुत्र को पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। धार्मिक नियोगिता अधिनियम 1850 में डलहौजी लेके आते हैं। और इस डलहौजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति, अगर कोई भारतीय व्यक्ति अपनी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसे किसी भी स्थिति में उसे उसके पिता के संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है, दूसरे धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म को अपना रहा है, तो उसे उसके पिता की संपत्ति से कभी भी वंचित नहीं किया जाएगा, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे जो हो जाए। ये महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। इसी में क्या होता है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाई जाती है। और इस अधिनियम के तहत में क्या होता है कि अगर कोई महिला का अगर पति मृत्यु हो गई उसकी, तो ऐसी स्थिति में पहले तो सती प्रथा के माध्यम से उसे सती नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या कर दिया गया कि अब वह उम्र भर विधवा नहीं रहेगी। अगर वो चाहती है शादी करना तो शादी कर सकता है। समाज के कोई व्यक्ति उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते कि नहीं तुम्हें उम्र भर विधवा रहना है। इस अधिनियम के तहत ये कारण बनते हैं, ये महत्वपूर्ण कारण बनते हैं 1857 की क्रांति का, धर्म परिवर्तन। आज भी देख रहे हैं, आधुनिक समय में, आधुनिक भारत में देख रहे धर्म के आधार पे कितना बवाला खड़ा होता है। उस समय सोचिए जब कट्टरपंथी थी, उस समय जो विशेष धर्म को माना जाता था, और उस धर्म में क्या होगा कि कोई कुछ भी आके परिवर्तित कर जाए, क्या उसमें जरा से भी उंगली नहीं उठेगी। और आग जैसी उठ रही थी, बस उस चिंगारी आने और पाने की देरी थी। जैसे ही चिंगारी मिली, जैसे चिंगारी उठी, जैसे स्थिति आई, जैसे समय आया, ये आग बबूला पूरा फूट के गुब्बारा जैसे निकला। और वो निकला क्या? 1857 की क्रांति का। दोस्तों, अगला होता है आर्थिक कारण। इसको नोट करते आप चलेंगे। अगला है आर्थिक कारण। और आर्थिक कारण में क्या था कि अधिक से अधिक भारतीय धन का इंग्लैंड भेजा गया था, जिसे बोलते हैं क्या? धन का बहिर्निगमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ।
निगमन। यानी इसमें क्या था कि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था, अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत से अधिक धन इंग्लैंड भेजना, और ये करते भी थे। कैनिंग द्वारा लागू जो मुक्त व्यापार के कारण भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्त्रों की भरमार हो गई, जिसके कारण हथकरघा और घरेलू उद्योग चपेट क्या हो गए, पूरा चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। होता क्या, लॉर्ड कैनिंग होता है, लॉर्ड कैनिंग एक एफटीए लेके आता है, एक अधिनियम लाता है, लॉर्ड कैनिंग एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। इसके तहत क्या करता है कि लॉर्ड कैनिंग भारत से बिना किसी टैक्स, बिना किसी रोक के भारत से अधिकांश धन को, अधिकांश संपत्ति को, अधिकांश वस्तुओं को यहां से ले जाकर इंग्लैंड में वस्तुओं का निर्माण करता था, और वह वस्तुओं को बनाने के बाद में लाके भारत में ही बेचता था। अगर यहां से खरीद के ले गया 2 रुपए में, तो यहां लाके बेचता था कम से कम 20 रुपए में। फिर इस प्रकार से इंग्लैंड समेत पूरे भारत में क्या होता है, इंग्लैंड की वस्तुएं पूरी क्या होती हैं, फैल जाती हैं। और जो भारत जो कुटीर उद्योग था, जैसे भारत के लोग अपने हाथों से वस्तुओं को बनाते थे, और बनाने के बाद में वस्त्रों को बनाते थे, वस्तुओं को बनाते थे, बनाने के बाद में उसी को बेचकर अपना रोजी रोटी चलाते थे, और उसी अपने ही बनाए हुए वस्तुओं को पहनते थे, प्रयोग करते थे। लेकिन जब इंग्लैंड मुक्त व्यापार एफटीए के माध्यम से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से क्या कर दिया कि अब बिना टैक्स के, यहां से बिना किसी भी परिस्थिति, बिना किसी नियमों और कानून को लगाए हुए हम यहां से क्या करेंगे, वस्तुओं को उठाएंगे भारत से, कच्चे माल को, और ले जाकर इंग्लैंड बनाएंगे, और इंग्लैंड में बनाकर फिर भारत में लाके बेचेंगे। इस प्रकार से भारत की जो कुटीर उद्योगी थी वो पूरी चौपट हो गई, खत्म हो गई। और इसी स्थिति में क्या होता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को भी लागू होना होता है। इसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कुटीर उद्योग को पूरा चौपट कर दिया जाता है, पूरा प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और कंपनी के अधिकारियों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा। अब जो कंपनी के अधिकारी होंगे, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जितने भी अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को भारत के राजस्व से ही वेतन दिया जाने लगा। अब इस स्थिति में क्या होता है कि पूरी भारत की जितनी भी इकोनॉमिकल कंडीशन होती है पूरी चौपट हो जाती है, पूरी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि जितना भी वेतन था, जितने भी पैसे थे, जितनी भी मुद्राएं थी, सारा का सारा ये उठाकर भारत से इंग्लैंड ले गए। और इसी कड़ी में 1793 में क्या होता है, बहुत बड़ा एक नियम कानून लेके लाता है कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली, जिसको बोलते हैं हम क्या, जमींदारी व्यवस्था। आता कब है तो 1793 में। लाता कौन है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लाने का उद्देश्य क्या होता है, कारण क्या है कि भारत की जो अगर देखा जाए कल्चर, संस्कृति देखी जाए, जो भाषा है,
भाषा हमारे भारत में हर एक कोने पर कदम कदम पर बदलती है। कदम कदम पर भाषा बदल रही, कदम कदम पर वहाँ की जो सभ्यता है वो बदल रही है, कदम कदम पर जितने भी खाने पीने या ओढ़ने पहनने या जो भी चीजें हैं वो सारी बदल रही हैं। पूरे भारत के हर एक कोने में, चाहे जम्मू कश्मीर चले जाएं, चाहे राजस्थान चले जाएं, चाहे गुजरात हो या महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश या उड़ीसा के साथ में पश्चिम बंगाल या नॉर्थ ईस्ट कंट्री, नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्टेट यानी कि उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्य जितने भी हैं, या उत्तर प्रदेश समेत हर एक राज्य में जाएंगे तो वहां पर अनेक अनेक प्रकार की भाषा मिलेगी। अब इनको बहुत समस्या होती थी लगान वसूली करने में, लगान वसूली करने में इनको बहुत समस्या होती थी। तो इस समस्या के समाधान के लिए इन्होंने क्या किया कि एक अधिनियम लाया। उस एक्ट का नाम था अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली अधिनियम या एक्ट, जिसे बोला गया जमींदारी व्यवस्था। 1793 में लाया। क्या हुआ कि जिस क्षेत्र में सबसे अमीर वर्ग जो था, सबसे ताकत वर्ग था, जो सबसे ताकत व्यक्ति था उस क्षेत्र में, उसे लगभग 15, 20, 50 गांव का जमींदार नियुक्त कर दिया गया। और कहा गया क्या कि अब आप क्या करेंगे कि यहां से आप वस्तु यानी कि सभी से कर वसूली करेंगे और कर वसूल करके, लगान वसूल करके आप मुझे देंगे। लेकिन इसकी पूरी कड़ी क्या होती है? इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी सहयोगी जो जॉन सोर था, ध्यान सुनिएगा, अपनी सहयोगी जॉन सोर और जेम्स ग्रांट के सहयोगी और जेम्स ग्रांट के सहयोग से लागू किया। यानी अगर हम आपसे क्या पूछा जाए, क्वेश्चन होगा पेपर में आएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसकी मदद से, उसके कितने सहयोगी थे, उसके कितने सहयोगी थे जिसकी मदद से उसने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली या जमींदारी व्यवस्था लागू की भारत में, तो वो था जॉन सोर और जेम्स ग्रांट था। जॉन सोर और जेम्स ग्रांट था। यह व्यवस्था कुल ब्रिटिश भारत का लगभग 19% पर लागू हुआ था। यानी कि ये जो व्यवस्था थी, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, भारत के कुल भाग पर 19% भाग पर लागू हुई थी। कुल 19% भाग पर लागू हुई थी। पूरे भारत में नहीं था, लेकिन जहां जहां भी था, पूरा मिला लिया जाए तो 19% भाग पर लागू था यह अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भारत में। इस व्यवस्था में वसूले गए कुल राजस्व में सरकार और जमींदार का जो हिस्सा था वो था 88/11 का, 89/11 का। यानी अगर कहें कि जो लगान वसूल करते थे, लगान वसूल का इसमें जो हिस्सा था, यानी कि लगान में अंग्रेज और जमींदारों का हिस्सा वो था 89/11 में। यानी 89 जो होगा वो अंग्रेजों का हिस्सा होगा 100% में, और जो 11% होगा वो जमींदारों का हिस्सा होगा। आप जितना वसूलेंगे उसका 89% हम लेंगे यानी अंग्रेज लेगा, और जो 11% होगा वह जमींदार लेगा। इस प्रथा ने भारत में संयुक्त परिवार को तोड़ने का काम किया तथा 1857 के जो विद्रोह में जमींदार ने अंग्रेजों सरकार के लिए स्टेप बेल्ट यानी सेफ्टी बेल्ट का काम किया 1857 में। कारण क्या होता है कि जब 1857 की क्रांति होती है तो ये जो जमींदार होते हैं वो मात्र अंग्रेजों का ही साथ देते हैं, भारतीयों का साथ बिल्कुल नहीं देते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता था कि अगर ये क्रांति के माध्यम से अगर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली समाप्त हो गई तो हमारे जो प्रभुत्व था जिस पर ये शासन करते थे, उस शासन प्रणाली के माध्यम से सबको ये चौपट कर देंगे। कहीं भी राज यानी कि ये चले जाते, क्षत्रिय यानी कि जो जमींदार थे वो चले जाते थे। किसान के घर पे अनाज उत्पादन हुआ या नहीं हुआ उसको बोलते थे किसान साहब हमका माफ कर दियो, हबही हमारे हिया बरसात के कारण
सूखा पड़ गया जी के वजह से हम लगान नहीं दे पाएंगे, हमका माफ कर दो। अब ये किसान की सुनते भी नहीं थे। और ये जमींदारी व्यवस्था पूरे भारत की बात करें तो खासकर आज का जो संपूर्ण बंगाल था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड थे, साथ में उत्तर प्रदेश में भी ये लागू था। और अगर सूर्यास्त के पहले कोई जमींदार अपनी लगान को ले जाकर वहां पर वसूले के लगान को ले जाकर अगर अंग्रेजों के सामने नहीं देता था सूर्यास्त से पहले, अगर सूर्यास्त के बाद ले गया तो उसकी जमींदारी व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। सर्वा जमीन हमारी, किसान हमारे, सारा लूटा उसने, बर्बाद किया उसने, और फिर भी कह रहा करिएवा, अपना बंदा गुरहर का। इतना हरामीपंती कर देते ये कि मारे पूरे चरमरा के रख दिया हमारे भारत की स्थिति को, यानी कृषि को। और तब भी मोट टाइट करके अब बंद थे अपना ही सेट है। तो इस प्रकार से साथियों, इसी आर्थिक कारण में होता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, इसको लागू करने वाला जो होता है, इसे लागू करता है, लागू करने वाला व्यक्ति टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। और इस व्यवस्था के अंदर क्या था कि यह व्यवस्था ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश भूभाग के लगभग 51% पर लागू की गई थी दोस्तों। भूभाग के 51% पर लागू किया गया था। यानी कि ये टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को भारत के लगभग 51% भूभाग पर लागू कर दिया था। जबकि हम आपको बताएं कि जैसे अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भारत के पूरे भूभाग पर सिर्फ मात्र 19% लागू था। लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि दोस्तों लगभग 51% भूभाग पर लागू कर दिया जाता था। इस व्यवस्था का जो प्रभावित क्षेत्र था वो मद्रास, मुंबई और असम था। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई और असम राज्य जैसे यानी प्रांत जैसे प्रभावित थे। इस व्यवस्था ने किसान और सरकार के मध्य बिचौलिए के काम को समाप्त कर दिया। किसान और सरकार के मध्य बिचौलिए का काम, यानी कहने का मतलब यह है कहीं ना कहीं जमींदार या साहूकार की व्यवस्था को थोड़ा कम किया। इस व्यवस्था में किसान जब तक लगान देता रहेगा तब तक जमीन का मालिक बना रहेगा। यानी इस व्यवस्था में क्या था, इस व्यवस्था में किसान जब तक लगान देता रहेगा तब तक वह जमीन का मालिक रहेगा। यानी कि जब तक किसान लगान देता रहेगा तब तक वह जमीन का मालिक बना रहेगा। और जिस समय उसने लगान को समाप्त कर दिया उस दिन से वह, यानी अगर किसान लगान देना बंद कर देगा तो वह यानी कि जमीन का मालिक नहीं बनेगा और वह हो जाएगा भूमिहीन और बेचारा हो जाएगा कंगाल, और एक दिन वो फांसी के फंदे पर लटक के अपनी जान दे देगा। हाँ, इस प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि इस व्यवस्था में लगान की दर कितनी थी, लगान की दर इस व्यवस्था में जो लगान की दर थी दोस्तों वो 30 से 55% थी। 30% से 55% थी। सोच लीजिए आप, यानी कि अगर मान लो कोई किसान है, अगर उसके यहाँ अगर उस भूमि पर 10 केजी चावल का उत्पादन हुआ 10 किलो, तो उसमें 10 किलो में 30 से जो 55% क्या होगा, अनाज होगा। उस अनाज पर अधिकार
अंग्रेजों का होगा, ना कि भारतीयों यानी किसानों का होगा, जिसकी वजह से सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। इसी कड़ी में आता महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था भी आर्थिक कारण यानी कि 1857 की जो क्रांति होती है, आर्थिक कारण बनता है, उसमें महलवाड़ी व्यवस्था भी काफी अहम रोल निभाता है। महलवाड़ी व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? महल का अर्थ होता है सामूहिक। महल का अर्थ होता है सामूहिक। महल का अर्थ होता है सामूहिक। इस व्यवस्था में लगान अदा करने की जिम्मेदारी समूह रूप से पूरे गांव पर होती थी। सामूहिक रूप से पूरे गांव पर होती थी। यानी अगर आपसे कहा जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में महलवाड़ी व्यवस्था में समूह का क्या अर्थ था, तो महलवाड़ी व्यवस्था में दोस्तों समूह का अर्थ है कि पूरे गांव के लोग सामूहिक रूप से लगान को अदा करेंगे। इस व्यवस्था का जन्म जो था वो हाल्टन मैकेंजी था। यानी इस व्यवस्था का जनक हाल्ट मैकेंजी था। अगर आपसे कहें कि महलवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था, तो हाल्ट मैकेंजी था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था, तो टॉमस मुंडो था। और अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जो जनक था, जिसको जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। हाल्ट मैकेंजी ने क्या जो लागू किया, ये महलवाड़ी व्यवस्था पूरे भारत के कुल भूभाग का लगभग 30%, पूरे भारत के कुल 30% भूभाग पर लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 51%, यानी कि जमींदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 19%, महलवाड़ी व्यवस्था 30%। ये कारण बनते हैं क्या? आर्थिक कारण बनता है दोस्तों। अगला है शैक्षिक कारण। शैक्षिक कारण क्या था कि इसमें पश्चिमी शिक्षा को भारतीयों पर थोपना। भारत पर क्या था कि यानी इसका उद्देश्य था कि अंग्रेजों का उद्देश्य था, खासकर यूरोपियन मशीनरी का उद्देश्य था कि भारत में अधिकांश पूरे भारतीयों पर पूरी पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव हो। जो वो वेद पढ़ रहे हैं, जो वो संस्कृत पढ़ रहे हैं, उन वेद और संस्कृत को छोड़कर ये पढ़े अंग्रेजी पढ़ें और विज्ञान पढ़ें। भारतीयों में बहुत आक्रोश आया। इन्होंने कहा कि हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते हैं, हम प्राय वेद और संस्कृत का ही अध्ययन करेंगे। लेकिन जबरदस्ती क्या होता है कि इस पर थोप दिए जाते हैं। इसी संबंध में एक कानून बनता है। उस कानून का नाम है क्या? उस अधिनियम का नाम है क्या? वुड की घोषणा पत्र। जिसको बोलते हैं क्या? 1854 में वुड की घोषणा पत्र आई। 1854 में वुड की घोषणा पत्र आई। वुड ने लॉर्ड डलहौजी को पत्र लिखकर कहा कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर, जो प्राइमरी लेवल तक है उसको छोड़कर, वो मात्र प्राइमरी लेवल तक मातृभाषा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उच्च शिक्षा होगी, महाविद्यालय शिक्षा होगी, वहां पर संस्कृत और वेद नहीं पढ़ाए जाएंगे, वहां पर विज्ञान और अंग्रेजी ही पढ़ाई जाएगी। इसमें भारतीयों को बहुत आक्रोश हुआ, लेकिन सभी भारतीय इसके विरोध में थे, मात्र एक व्यक्ति या दो व्यक्ति को छोड़कर। वो व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय जी का कहना था कि जब तक हम अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, तब तक हम अपनी समस्याओं को अंग्रेजों के प्रति कैसे रखेंगे।
अंग्रेज हमारी भाषा, हमारी समस्याओं को कैसे समझेंगे। तो अंग्रेजों को हमारी समस्याओं को समझने के लिए, हम अपनी समस्याओं को अंग्रेजों तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा, अंग्रेजी भाषा सीखनी होगी, अंग्रेजी पढ़नी होगी। हम अपने वेदों को, अपने संस्कृत को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन साथ में अंग्रेजी भी पढ़ते हैं और साइंस भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से होता है क्या, शैक्षिक कारण। अगला होता है सैनिक कारण, और सैनिक कारण और राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण पहले पढ़ लेते हैं। दोस्तों क्या होता है कि अभी तक भारत में राजनीतिक कारण, जब से लेकर जब यानी यूरोपियन कंपनी भारत में आती है, पहला यूरोपियन व्यक्ति आता है वास्को डी गामा 20 मई 1498 से लेकर, और कब तक, 1885 तक। यानी कह सकते हैं कि पहली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में हुई थी। 1503 से लेकर या इससे पूर्व भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं थी। भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं थी। भारत में पहली जो राजनीतिक पार्टी की स्थापित होती है, बनती है, वो होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यानी कह सकते हैं कि 1885 में पहली बार होता है कि भारत में कोई राजनीतिक पार्टी का निर्माण होता है। और होता क्या, उसका नाम क्या होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस शब्द इसलिए लिया गया क्योंकि अगर देखा जाए चाइना में तो पीपुल्स लिबरल पार्टी जो कांग्रेस की है वहां सरकार बनी हुई है। यूएसए में कांग्रेस सरकार बनी हुई है। इंग्लैंड की जो उनकी खुद सरकार थी वो भी कांग्रेस से रिलेट करती है। इसलिए यहाँ के जो लोग थे, जो इसके निर्माणकर्ता थे, जो इसके अध्यक्ष थे, ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस नाम शब्द दिया। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, स्थापना कभी 1885 में, स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे, अध्यक्ष थे उस समय, अध्यक्ष वो थे ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। और इसकी जो पहली बैठक होने वाली होती है, पुणे में, परंतु हैजा के कारण, हैजा मतलब डिब्बा लेके भागना बाथरूम में, साथ में उल्टी आना, दस्त होना, ये ऐसी प्रक्रियाएं पूरी हैजा की थी। लोग हैं करके मर रहे थे। तो गांधी यानी कि उस समय जो ह्यूम थे, जो यानी पहली बैठक होने वाली थी पुणे में, वो समाप्त कर दी जाती है और पहली बैठक फिर करते हैं कहां पर, तो मुंबई में। तो कांग्रेस की पहली बैठक कहां होती है, तो मुंबई में होती है। कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में होती है। स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, तो ए.ओ. ह्यूम होते हैं। भारत में पहली राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। यह भारत में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए आंदोलन को, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं भारत में, उसका महत्वपूर्ण योगदान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का ही है। दोस्तों अगली होती है सैनिक कारण। क्या कारण होता है सैनिक कारण में, तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा सैनिक की मुफ्त डाक सेवा को समाप्त कर देना। पहली बात तो ये हो गई कि सैनिक कारण जो बनता है, सैनिक अपने परिवार को मुफ्त में कोई पत्र भी नहीं लिख सकता है। अपनी बीबी को जो ससुराल में बैठी इंतजार कर रही है बरसों से, हमारा पति बाहर गए, और पति का कब सूचना आएगी उस पत्नी के लिए जो अपने घर में बैठी द्वार पे इंतजार कर रही है, मोरे पिया घर आए। तो डलहौजी जी क्या किए कि बेचारी पत्नी अलग वैसे पड़ी रहे और पति साहब जाके गोली खा के शहीद हो जाए, पता ही ना चले पत्नी को। तो डाक सेवा व्यवस्था बंद कर देते 1854 में।
डाक सेवा व्यवस्था 1854 में डलहौजी बंद कर देते हैं। और उसी समय क्या होता है कि जो कारतूस बनाई जाती थी, कारतूस यानी गोली जो बनाई जाती थी चर्बी की, जो चर्बी की यानी कारतूस बनाई जाती थी वो दो जानवर की थी, एक गाय की चर्बी और एक सूअर की चर्बी। गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए हराम है, हिंदू के लिए हराम है। सूअर की चर्बी मुस्लिम के लिए हराम है, या मुसलमान के लिए हराम, जिसको बोलते हैं इस्लाम के लिए हराम है, इस्लाम के लिए हराम है। ये डलहौजी ने क्या किया कि चर्बी में गाय की यानी कारतूस में गाय की चर्बी लगाई और सूअर की चर्बी लगाकर, क्यों लगाते थे? क्योंकि जिससे क्या हो कि कारतूस बर्बाद ना हो, खराब ना हो। ये क्या किया, जब मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में ये सुन पाते हैं, पता पाते हैं कि किसी ने लॉर्ड डलहौजी ने गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी मिला दी है उस कारतूस में, वहीं क्या होता है, स्टार्ट हो जाती कहानी वाली। मार्च 1857 मंगल पांडे ने 34वीं रेजिमेंट मार्च, और कौन सी मार्च होता है, 29 मार्च 1857 में 34वीं रेजिमेंट बटालियन के जो सेना होते हैं मंगल पांडे विद्रोह कर देता है, किंतु यह शीघ्र ही नियंत्रित कर लिया गया। 34वीं बटालियन रद्द कर दी गई जो मंगल पांडे की थी, जबकि मेरठ में 10 मई 1857 के दिन मेरठ में 10 मई 1857 को सैनिक ने इनफील्ड राइफल को लेने से इनकार कर दिया। कौन सा राइफल? इनफील्ड राइफल लेने से इनकार कर दिया। और करता कौन है? तो 10 मेरठ के जो सैनिक होते हैं 10 मई 1857 के दिन इनकार करने के साथ 1857 की क्रांति का शुभारंभ मेरठ से हो जाती है। बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बहादुर शाह सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो दिशा दे सकता था, उसके पास सेना थी, उसके पास पैसा था। धीरे धीरे यह आंदोलन सभी जगह पर फैल गया, परंतु 31 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली को काबू कर लिया। यानी अगर कहें कि 1857 की क्रांति जो चिंगारी 29 मार्च 1857 के दिन निकली थी, यह प्रायः 21 सितंबर 1857 के दिन समाप्त हो जाता है। अंग्रेजों की जीत होती है, लेकिन अंग्रेजों को पता चल जाता है कि इससे उनका काफी भारी नुकसान हुआ है और भारतीयों में एकता की भावना उत्पन्न हो गई है। तो दोस्तों ये कारण होते हैं क्या 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति एक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत की सबसे पहली कोई आंदोलन होती है तो वो होती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और कब होती है? 1857 में। और होने का कारण दोस्तों सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, शैक्षिक कारण, सैनिक कारण और राजनीतिक कारण होता है। ये थे पूरी प्रक्रिया। जब और उसी समय मैंने 1857 की बताई, फिर होता है एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना होती है कांग्रेस की। दोस्तों 1857 के विद्रोह असफल होने का कारण, विद्रोह असफल होने का कारण क्या होता है? तो महत्वपूर्ण दो कारण होते हैं दोस्तों। पहला कारण क्या होता है? यह विद्रोह स्थानीय या असंगठित तथा नेतृत्व विहीन था। यानी कह सकते हैं यह विद्रोह स्थानीय, संगठित
स्थानीय असंगठित तथा नेत्रविहीन था, नेतृत्व तथा और नेतृत्व विहीन था। इसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। कारण क्या था कि जो राजा रजवाड़े थे वो अपनी तरफ से लड़ रहे थे, जो किसान थे वो अपनी तरफ से लड़ रहे थे, जो महलवाड़ी जो महल पे कर देते थे, यानी कि जो सामूहिक से गांव वाले कर देते थे, गांव वाले अपनी तरफ से थे। यानी कहने का मतलब कोई ऐसा नहीं था कि वो राष्ट्र के लिए लड़ रहा है, लड़ रहे थे लोग अपने लिए, स्वयं के लिए। इसलिए अंग्रेजों ने कहा ये कोई राष्ट्रीय क्रांति नहीं है, ये व्यक्तिगत क्रांति है। लेकिन भारतीयों का मानना है कि यह एक राष्ट्रीय क्रांति है। कम से कम पहली बार ऐसा तो हुआ कि किसान आए, राजा आए, धार्मिक लोग आए, ब्राह्मण आए, इस्लाम के लोग आए, सभी लोग आते। पहली बार ऐसा तो होता कि कम से कम कोई आके लड़ाई तो लड़ रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए कहा गया राष्ट्रीय क्रांति। दूसरा होता है देश के विभिन्न क्षेत्रों राजाओं का अंत हो गया। देश के विभिन्न क्षेत्रीय राजाओं के द्वारा शांत रहना, क्षेत्रीय राजाओं के द्वारा शांत रहना। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आता है क्या दत्तक पुत्र अधिनियम। क्या होता है शांत रहना? 1857 में 1848 से लेकर 1858 तक ये था दत्तक पुत्र अधिनियम। इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति या राजा जिसके पास कोई पुत्र नहीं है वह किसी दूसरे पुत्र को गोद नहीं ले सकता था, और जब वो कमजोर हो जाता था राजा या व्यक्ति तो उसको पेंशन दी जाती थी और उसकी सारी संपत्ति को हड़प लिया जाता था। इसलिए इसे बोला भी जाता है क्या? हड़प नीति। हड़प नीति किस कानून को बोलते थे, किस अधिनियम को? तो दत्तक पुत्र अधिनियम 1848 से लेकर 1858 के मध्य चली थी। जिन जिन राजाओं का राज्य नहीं गया था इस अधिनियम के तहत, दत्तक पुत्र अधिनियम के तहत, वे राजा शांत रहे, वे अंग्रेजों के साथ में रहे, अंग्रेजों का साथ दिया, परंतु भारतीयों को नहीं दिया। जिसकी वजह से भारत की जो विद्रोह हुई, जो क्रांति हुई, वो क्रांति काफी कमजोर पड़ गई और अंततः दिल्ली को जीत लेते हैं कौन? अंग्रेज। इस प्रकार से 1857 की क्रांति का अंत होता है। दोस्तों,